वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, मगर इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार खड़े रहने की वजह से उसकी टांगों में दर्द होने लगा था। अगर कुछ देर टांगों को रेस्ट देने के लिए बैठ जाती तो उसकी बारी निकल जाती। ऊपर से फीवर की वजह से उसका और बुरा हाल हो गया था। उसने खुद को बहलाने और टाइम पास करने के लिए दाएं बाएं नजर घुमाई। पेशेंट्स की काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। कुछ डॉक्टर इतने पेशेंट को देखकर बोर सी शक्ल बनाए बैठे थे। उनमें से कुछ बेहद अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा भी रहे थे। सफेद डॉक्टरों के कोट को देखकर उसने एक ठंडी सांस भरी थी। कभी डॉक्टर बनना उसका भी ड्रीम रहा करता था, मगर हालात ने इतनी इजाजत नहीं दी थी कि वो अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाती। थक कर उसने रास्ते ही अपने अलग कर लिए थे। डॉक्टर बनने की चाहत एक अधूरी हसरत बनकर दिल के किसी कोने में दफन हो चुकी थी। इन्हीं सोचों में उसकी बारी भी आ गई। वो जल्दी से अंदर बढ़ गई, मगर अंदर भी पेशेंट भी काफी भीड़ लगी हुई थी। दो डॉक्टर बैठे थे, जिनमें से एक औरत और एक आदमी था। दोनों पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। वो एक साइड जाकर खड़ी हो गई। उसने गौर से दोनों डॉक्टरों को देखा था। लेडी डॉक्टर बेहद रूड तरीके से पेशेंट से बात कर रही थी, जबकि दूसरा मेल डॉक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट था। वो बहुत ही प्यार और बहुत ही अपनेपन से पेशेंट से उनकी प्रॉब्लम्स को पूछ रहा था और उन्हें दवाई दे रहा था। वो अनजाने ही दोनों को कंपेयर करने लगी। क्या हम औरतें ऊंचा मुकाम हासिल करके इतनी बेरहम हो जाती हैं? उसने खुद से सवाल किया था। जी आप आ जाइए। वो सोच ही रही थी कि उस मेल डॉक्टर की आवाज उसके कानों से टकराई। वो अपनी सोचों से बाहर आई। उस डॉक्टर के पास से पेशेंट जा चुका था, अब उसकी बारी थी। उसने गौर से उस डॉक्टर को देखा, जो चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, मगर वो नीचे टेबल की तरफ झुका हुआ था, इसलिए वो उसकी आंखें भी ठीक से नहीं देख पा रही थी। वो धीरे से चलती हुई उसके टेबल के पास आकर रुक गई थी। जी आइए, बैठ जाइए। वो बड़े ही नरम अंदाज में उसे अपने सामने बिठाकर अब उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछ रहा था। वो तो उसके नरम लहजे में खो गई थी। फिर नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और फिर पलकें तक नहीं झपका सकी थी। उसकी शहद रंग की आंखें प्रियांशी पर टिकी थीं। न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था। प्रियांशी का दिल बहुत जोर से धड़का था। मांस के अंदर से झांकती आंखें उसे बेहद दिलकश लगी थीं, जो सिर्फ उसी को देख रही थीं। जी, उसने मुश्किल से उसकी निगाहों के असर से बाहर आते हुए जवाब दिया। जी, अपना प्रॉब्लम बताइए। फिर उसे इज्जत से भरे लहजे में पूछा गया था। वो एक बार फिर से खो गई। इतना सम्मान और अपनापन उसने अभी तक, या यूं कह लें आज तक, किसी डॉक्टर में नहीं देखा था। हमेशा उसने डॉक्टरों की गर्दनों में अकड़ देखी थी, जो अपने सामने मरीजों को बहुत घटिया तरीके से ट्रीट करते थे। डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर खुद को भगवान समझते थे, जैसे मरीजों की सांसों की डोर उनके हाथ में हो। इसी वजह से मरीज उनके अपमान भरे रवैये पर भी चुप रह जाते थे। मिस, आप कहाँ खो गई? प्रियांशी को लगातार खोया हुआ पाकर डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। वो तुरंत होश में आई थी। जी, मुझे कुछ दिनों से बहुत तेज फीवर है। वो जल्दी से बोली थी, क्योंकि पहले ही उसका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था। वो एक पर्ची पर मेडिसिन लिख रहा था और वो एकटक उसे देख रही थी। बेशक वो एक बेहद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक था। उसका चेहरा देखे बिना भी उसकी आंखें और उसके बात करने के अंदाज से कोई भी उसकी तरफ खींच सकता था। उसके दिल ने अचानक उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश की थी और वो अपनी इस चाहत पर खुद ही हैरान रह गई। कैसे वो किसी अजनबी के लिए एक पल में ऐसा सोच गई थी। तभी उसने मेडिसिन लिखकर सिर उठाया था। ये लीजिए, बाहर से मेडिसिन ले लीजिए आप। उसने दवाई की पर्ची प्रियांशी की तरफ बढ़ाई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ पल और वहाँ रुकना चाहती थी। ये लम्हे उसे अपनी ओर खींच रहे थे। जब प्रियांशी ने कुछ देर तक पर्ची नहीं पकड़ी तो उस डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा था। जी, वो और भी मेडिसिन लिखवानी है। वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जल्दी से बोली थी। हाँ जी, बोलिए, मैं लिख देता हूँ। वो ठहराव भरे लहजे में कहता हुआ वापस पर्ची टेबल पर रखकर उसकी तरफ झुक गया था। वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। अब कौन सी बीमारी बताती? बोल तो दिया था कि तभी अचानक प्रियांशी की आंखों में हैरानी उभरी थी। वो चेहरे पर आया पसीना साफ करने के लिए अपना मास्क उतार गया था। उसे लगा जैसे उसका पूरा वजूद आंखों में बदल गया हो और वो बस उसे देखती रह गई। वो खूबसूरत था और बेहद था। उसकी धड़कनें बुरी तरह बिखर गई थीं। जी, अब बताइए। वो टिश्यू से अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोला था और वो बिना पलकें झपकाए जितनी बीमारियां बता सकती थी बताती चली गई, जिनकी मेडिसिन वो बड़ी महारत से लिखता जा रहा था।
प्रियांशी ने एक बार भी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं की थी, जैसे वो कृष्ण जी की मीरा हो और अपने कृष्ण जी की भक्ति में डूबी हो, और अगर ध्यान हटाया तो गुनहगार ठहरा दी जाएगी। ये लीजिए, अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, उसने पर्ची प्रियांशी की ओर बढ़ाते हुए कहा था। उसे समझ न आया कि वो ताना मार गया था या फिर सच में पूछ रहा था। उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए पर्ची थाम ली और खुद को उसके असर से आज़ाद करते हुए बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने गहरी गहरी सांसें ली थी। ये उसे क्या हो गया था? वो खुद पर से कंट्रोल खो रही थी। दिल अजीब सी रफ्तार में धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वो अंदर बीमारी बताने नहीं बल्कि कुछ और लेने गई थी। उसने हाथ में पकड़ी दवाई की पर्ची को देखा, जिस पर उसे दुश्मन जान के नाम की मुहर लगी हुई थी, आद्विक सिन्हा। वो धीमे से बुदबुदाई थी। वो अपने नाम की तरह सबसे अलग था, सबसे यूनिक। वो वहीं बैठकर खुद को शांत करने लगी। उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? मेडिसिन ले ली? तभी अमित कैंटीन से वापस आया था। उसे यूं बैठा देखकर उसने सवाल किया। हाँ, डॉक्टर को दिखा लिया, बस मेडिसिन ले ली है। तुम जाकर ले आओ, औरतों वाली साइड पर बहुत भीड़ है। प्रियांशी ने उससे कहा तो वो मर्दों वाली साइड की ओर बढ़ गया था, जहाँ भीड़ काफ़ी कम थी। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए उसी दुश्मनी जान के बारे में सोचने लगी, जिसकी वो पहली नज़र में ही कैदी बन चुकी थी। कुछ देर के बाद उसी रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर आद्विक सिन्हा कमरे से निकलकर इमरजेंसी की तरफ बढ़ गया था। प्रियांशी की धड़कनें बुरी तरह उलझ गई थीं। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। उसकी नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था, जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगी? क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगी? उसने दिल में सोचा, और उसके कदम उसी दिशा में बढ़ गए थे। वो खुद अपने एहसासों पर हैरान थी। वो खुद पर से कंट्रोल खोती जा रही थी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वो सोच रही थी कि ज़िंदगी उसे फिर कभी उस इंसान से मिलाएगी, क्या किस्मत दोबारा उससे मिलने का मौका देगी। यही सोचें उसके दिमाग को सुन कर रही थी। फिर जो उसके दिल में आया वो करती चली गई। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा ही रही थी कि सामने से वही अपने हाथों में कुछ पेपर्स पकड़े उसी दिशा से आता दिखाई दिया। डॉक्टर आद्विक, प्रियांशी ने उसे आवाज़ देकर पुकारा था, जिस पर वो रुक गया। जी मिस, बताइए। उफ, फिर वही लहजा, वही सम्मान, वही नरमी। वो बस सोच कर रह गई थी। उसके पूछने पर वो जो बड़ी मुश्किल से उसके सामने खड़ी हुई थी, गहरी सोच में पड़ गई कि अब आखिर उसे क्या कहे। रोक तो उसने लिया था, अब जो दिल में आया वो कह गई थी। जी, वो मुझे आपका नंबर चाहिए। वो जो खड़ा उससे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। आपको मेरा नंबर चाहिए? कुछ पल के बाद वो हैरानी से बोला था, तो वो मुश्किल से अपनी तेज होती धड़कनों को संभालते हुए सर हाँ में हिला गई। उसके हामी भरने पर वो कुछ देर उलझन में खड़ा रहा, फिर हाथ में पकड़े एक पेन पर अपना नंबर लिखकर उसे पकड़ा दिया और खुद वहाँ से चला गया। वो जो बहुत डरी हुई थी कि न जाने वो उसकी इस अजीब हरकत पर कैसा रिएक्शन देगा। उसके चुपचाप अपना नंबर देकर चले जाने पर उसके तने हुए नर्व्स ढीले पड़ गए थे। एकदम से उसे बहुत खूबसूरत सा एहसास हुआ था। वो जो उस इंसान से पहली मुलाकात में ही मोहब्बत कर बैठी थी, अपनी पहली ख्वाहिश पूरी होने पर खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। वो खुश थी कि उसके महबूब ने उसे मायूस नहीं लौटाया था। उसकी मोहब्बत के खाली कटोरे में अपनी तवज्जो का पहला सिक्का डाल दिया था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन रास्तों पर वो कदम रख चुकी थी वे कितने मुश्किल और कांटों से भरे थे। मगर मोहब्बत जो उस पर अचानक किसी रहस्य की तरह उतरी थी, उसकी अकल और होश दोनों छीन चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो उसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो हाथों में अपने महबूब का दिया हुआ छोटा सा तोहफा लिए जैसे हवाओं में उड़ रही थी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो उससे बात कैसे करती। उसके पास खुद का फ़ोन ही नहीं था। वो एक लोअर मिडिल क्लास गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके छोटे छोटे सपने और छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसके घर का माहौल काफ़ी सख्त था। उसके माता पिता ने उसे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं दी थी, मगर मोहब्बत उसे उन राहों पर ले आई थी जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। प्रियांशी के पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे और उसकी माँ कपड़े सिलकर घर चलाती थी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी दो छोटे भाई थे, अमित और रोहन। उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए जलने लगे थे। प्यार ने जैसे ही उसके दिल की ज़मीन पर कदम रखा था, वो हवा में उड़ने लगी थी। उसे यह एहसास बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार रूबरू हुई थी।
मैं नंबर तो ले आई हूँ पर मैं बात किससे करूँगी, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। कुछ दिन के बाद वो नंबर हाथ में पकड़े खुद से बोली थी। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। वो जल्दी से अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। पापा की दराज में एक पुराना बटन वाला फ़ोन पड़ा था जिसमें सिम भी मौजूद थी और जिसे उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। उसने जल्दी से वो फ़ोन निकाला जो स्विच ऑफ पड़ा था, फिर दराज बंद करके फ़ोन अपने कमरे में ले आई। उसने तसल्ली के लिए बैटरी निकाल कर सिम चेक की तो सिम उसके अंदर ही मौजूद थी। उसने लाल बटन दबाकर फ़ोन ऑन किया जो कुछ सेकंड के बाद चालू हो गया था। प्रियांशी ने सबसे पहले फ़ोन में आद्विक सिन्हा का नंबर सेव किया। नंबर सेव करने के बाद उसने एक छोटा सा नमस्ते का मैसेज भेजा, मगर फ़ोन में मैसेज पैक न होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं हुआ। यार, इसमें तो बैलेंस ही नहीं, मैसेज भी सेंड नहीं हुआ। उसका मुंह बन गया था। चलो अब इससे बैलेंस डलवा लेती हूँ। वो उठने ही लगी थी कि फिर किसी ख्याल से वापस बैठ गई। यार, अगर अमित से बैलेंस डलवाया तो उसे फ़ोन के बारे में पता लग जाएगा, और दूसरी बात, मुझे इस सिम का नंबर भी तो नहीं पता। हे भगवान, वो सिर पकड़कर बैठ गई थी। एक के बाद एक परेशानियां थीं। कई दिन इसी सोच विचार में गुजर गए थे। उसने आद्विक सिन्हा से कोई संपर्क नहीं किया था, मगर उसका दिल उस दुश्मन जान से बात करने के लिए बेचैन रहने लगा था। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपनी एक दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर खुद दुकान पर चली आई। वो अंकल, मुझे इस सिम पर बैलेंस डलवाना था, मगर मुझे इसका नंबर नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि सिम का नंबर कैसे पता चलेगा? उसकी बात पर दुकानदार ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक कोड डायल किया, जिससे सिम का नंबर स्क्रीन पर आ गया। लो बेटा, ये रहा नंबर, इसी पर बैलेंस करना है ना? दुकानदार की बात पर वो खुशी से खिल उठी थी। उसने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई और फ़ोन में महीने भर का बैलेंस डलवा लिया। नमस्ते, उसने धड़कते दिल के साथ दोबारा मैसेज भेजा था, जिसका कुछ मिनट के बाद ही जवाब आया। जी नमस्ते, कौन है आप? दूसरी तरफ से जवाब देकर पूछा गया था। जी, मैं प्रियांशी हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपसे नंबर लिया था, अगर आपको याद हो तो। उसने कांपते हाथों से जवाब टाइप किया था। अच्छा, आप हैं। सॉरी, पहचान नहीं पाया था। और बताइए, आप कैसी हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? दूसरी तरफ से पहचान कर गर्मजोशी से हाल पूछा गया। प्रियांशी के होंठ मुस्कुराहटे। जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? उसने जल्दी से जवाब देकर पूछा। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आया और इसी तरह उनकी बातचीत शुरू हुई थी। और बताइए प्रियांशी, आप क्या करती हैं? जी, मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ। और आपके पापा क्या करते हैं? वो एक छोटी सी फर्म में जॉब करते हैं। वेरी गुड। दूसरी तरफ से जवाब आया और फिर काफ़ी देर तक उनकी बातें होती रहीं। फिर रोज़ उनकी बात होने लगी। प्रियांशी इसी में खुश थी कि वो नरमी और सम्मान से भरा इंसान उससे 2 पल बात कर लेता था, उसकी सुन लेता था और अपनी सुना देता था। वो उससे जुड़ा हुआ था। बस यही बात उसके लिए सुकून का कारण थी। वो प्यार के अंजाम से अनजान इस सफ़र में बहुत आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ सब कुछ मुमकिन था सिवाय वापसी के। वो एक बिल्कुल आम सा दिन था जब वो आद्विक सिन्हा से बात करते हुए पूछ बैठी कि जब उसने उससे नंबर मांगा तब उसके बारे में उसने क्या सोचा था। मैंने कुछ भी गलत महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप नंबर मांग रही हैं। आपको प्रॉब्लम्स भी तो बहुत थी। दूसरी तरफ से साफ गोई से जवाब दिया गया था। नहीं आद्विक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से बहुत ही बेफिक्री से कहा गया। आद्विक, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी आपसे प्यार कैसे हो गया। बस मैं आपकी पर्सनालिटी से इतना प्रभावित हुई कि पहली ही मुलाकात में आपसे प्यार कर बैठी। वो आद्विक सिन्हा से अपने प्यार का इजहार कर गई थी। अपने दिल का हाल उस दुश्मन जाँ को बता गई थी। मैं आपको ज़्यादा जानता नहीं हूँ प्रियांशी, मगर मैं आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं शायद उतना अच्छा इंसान नहीं जितना आप मुझे समझ बैठी हैं। उसका लहजा बेहद विनम्र था। वो उसकी बात को दिल की गहराई से महसूस कर गई थी। नहीं आद्विक, ऐसा नहीं है। आप तो पूरे सम्मान और प्यार से भरे इंसान हैं। आप तो सभ्यता और सम्मान की दुनिया के राजकुमार हैं। मेरी नज़रों से खुद को देखिए, तब आपको खुद के बारे में पता चलेगा। उसने नम आंखों से मैसेज भेजा था। बहुत शुक्रिया प्रियांशी, इतना सम्मान देने के लिए। शुक्रिया कैसा आद्विक, मैं तो बस वही सम्मान लौटा रही हूँ जो आपने मुझे दिया है। जी, सही कह रही हैं। अच्छा प्रियांशी, फिर बात करेंगे, मुझे थोड़ा काम है, अपना ध्यान रखिएगा। जी आद्विक, आप भी अपना ख्याल रखना। जी ज़रूर, और आप भी। और फिर उनका संपर्क टूट गया। प्रियांशी प्यार के सपने देखने लगी थी, उन्हें सजाने लगी थी। वो हर छोटी सी बात पर हंस पड़ती थी। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुस्कान उसके होठों से हटती नहीं थी।
मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट का समय बहुत छोटा था। उसका महबूब उससे उसकी मुस्कान छीन कर आंसू देने वाला था। प्यार उसे बुरी तरह तोड़ने वाला था। उस दिन के बाद से प्रियांशी की आत्मिक से कोई बात नहीं हुई थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं उसकी कोई बात उसे बुरी तो नहीं लग गई। आत्मिक का कोई भी मैसेज उसे नहीं मिला था। आखिर थक कर उसने खुद ही मैसेज किया, जिसका कुछ देर के बाद जवाब आ गया था। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ आत्मिक, आप कैसे हैं? इतने दिनों से आपने बात ही नहीं की। वो बेख्तियार शिकायत कर बैठी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी था, इसीलिए बात नहीं हो पाई। वो बहुत आराम से उसके लिए उसकी तड़प को नज़रअंदाज कर गया था। प्रियांशी को दुख हुआ था। अच्छा ठीक है, आप बता देते, मुझे लगा शायद आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे आपकी कोई बात बुरी क्यों लगेगी भला? आद्विक, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका इंतज़ार करना बहुत मुश्किल लगता है। कोई ऐसा पल नहीं जाता जिसमें आप याद ना आते हों। क्यों करती हैं मुझे इतना याद? क्योंकि मुझे आपसे प्यार है आद्विक। क्यों करती हैं आप मुझसे इतनी मोहब्बत? फिर वही बेरहम अंदाज था। मुझे आपकी शख्सियत से प्यार है। आपके अंदर बसे उस खूबसूरत इंसान से प्यार है जिस पर मेरा कोई बस नहीं। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता प्रियांशी, प्लीज़ अपने कदम यहीं रोक लीजिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए आद्विक, सिवाय सिवाय प्यार के। उसने टूटे दिल के साथ कहा था। आप बहुत गलत जगह प्यार ढूंढ रही हैं प्रियांशी। मेरे पास आपको देने के लिए प्यार भी नहीं है। बहुत कठोर लहजे में कहा गया था, जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। उसके आंसू फ़ोन पर गिर रहे थे। दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसकी मोहब्बत को इस तरह उसके मुंह पर ठुकरा देगा। वो उसकी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात थी। पूरी रात प्रियांशी तकलीफ में गुजरती रही। उसका दिल चीख चीख कर फरियाद करता रहा, प्लीज़ आद्विक सिन्हा, मेरा दिल मत तोड़िए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ मेरे प्यार को स्वीकार कर लें। बंद पलकों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। फिर कब रोते रोते उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला था। सुबह उसे कॉलेज जाना था। उसने सोचा शायद कॉलेज जाकर उसका मन थोड़ा बहल जाएगा, मगर दिल किसी भी तरह संभल नहीं रहा था। सारे टीचर्स अपना अपना पढ़ाकर चले गए थे, मगर वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, आसपास से बिल्कुल बेखबर। बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी से पोंछ देती, ताकि कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ न सके, किसी को उसके ठुकराए जाने का पता न चल जाए। उसकी क्लास टीचर ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ देर आराम करने के लिए रेस्ट रूम में भेज दिया था। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। तन्हाई मिलते ही उसके आंसुओं को बहने का एक मौका मिल गया था, और फिर वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कॉलेज में उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक ही गहरी दोस्त थी उसकी, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। वो उसकी ये टूटी हुई हालत देखकर उसके पास चली आई। क्या हुआ है प्रियांशी? क्यों अपनी ऐसी हालत बना रखी है तुमने? बस इतना सुनना था कि वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी, और फिर प्रियांशी उसे सब कुछ बताती चली गई। दिया उसे गले लगाकर लगातार समझाती रही, मगर उसका दिल था कि किसी भी तसल्ली से मान नहीं रहा था। वो बहुत खामोश सी हो गई थी, हर वक्त कहीं खोई खोई सी रहती। घर में सबने उसकी यह हालत महसूस कर ली थी, मगर आखिर उसकी माँ से रहा नहीं गया। बेटी की ऐसी हालत देखकर उनका दिल तड़प उठा था। प्रियांशी बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? ये कैसी हालत बना ली है तुमने? उन्होंने प्यार से पूछा था। प्रियांशी की आंखों में फिर नमी उतर आई थी। उसने नाम सिर हिला दिया। तो फिर क्या बात है? मेरी बेटी इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है? माँ की बात सुनकर उसकी आंखों से एक आंसू ढलक पड़ा था। उसकी माँ ने बेटी की आंखों में आंसू देखा तो तड़प कर उसे गले लगा लिया, और फिर माँ के इतना प्यार से पूछने पर प्रियांशी उन्हें सब कुछ बताती चली गई। प्रियांशी की माँ को बहुत गुस्सा आया, मगर बेटी की हालत देखकर वो चुप रह गई थी। उनके दिल को बहुत दुख हुआ था कि उनकी बेटी किन रास्तों पर चल पड़ी थी, कितने कांटों भरे सफ़र को चुन बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी उनकी बेटी एक ऐसे भ्रम के पीछे भाग रही थी जहाँ उसे लंबी तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होना था। मगर वो ये बात अपनी बेटी को कैसे समझाती, जो उस इंसान के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी। जब से प्रियांशी ने अपनी माँ को आद्विक सिन्हा के बारे में बताया था, तब से वो बहुत परेशान सी रहने लगी थी। प्रियांशी ने खुद को कोसा कि क्यों वो भावनाओं में बहकर अपनी माँ को सब कुछ बता बैठी, और उन्हें भी अपनी तरह बेचैन कर दिया। उस रात उसने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि अब वो अपनी माँ को उस इंसान की वजह से और दुखी नहीं करेगी। फिर उसने खुद को ऊपर से काफ़ी हद तक संभाल भी लिया था। शायद उसे सब्र आ गया था, मगर कब तक के लिए ये वो खुद भी नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि अभी तो उसे उस इंसान की राहों में और भी रोना था।
अभी तो उसे उसी की मोहब्बत में और भी टूटना था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। वो बाहर से तो ठीक हो गई थी, मगर अंदर से खुद को एक इंसान के लिए उजाड़ चुकी थी। अक्सर उसकी रातें उसी दुश्मनी जाँ को सोचते हुए गुजर जाती। इसी तरह 6 महीने किसी दर्द भरे सफ़र की तरह गुजर गए थे। और फिर प्रियांशी ने एक बार फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान सब कुचल कर उस पत्थर दिल इंसान से संपर्क किया था। नमस्ते। कांपते हाथों और तड़पते दिल के हाथ उसने मैसेज भेजा था। नमस्ते। कुछ देर के बाद जवाब आ भी गया था। कैसे हैं आप आद्विक? उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जी मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? और उसका दिल चाहा कि वो कह दे मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज़ आद्विक, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ आपकी मोहब्बत के आगे। मैंने बहुत कोशिश की आपको दिल से निकाल दूँ, आपको भूल जाऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मैं आपको भूल नहीं पा रही आद्विक। मगर उसके शब्द उसके दिल में ही दब कर रह गए थे। मैं भी ठीक हूँ आद्विक। इसके बाद दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। वो इंतजार करती रह गई कि शायद वो पूछे कि वो 6 महीने कहाँ गायब थी। शायद उसकी कमी ने आद्विक सिन्हा के दिल को भी बेचैन किया हो। मगर दूसरी तरफ सिर्फ बेरुखी थी। आखिर थककर उसने खुद ही दोबारा बात शुरू की। आद्विक, उसने थककर पुकारा था। जी। बेहद लापरवाही से जवाब आया। आद्विक, क्या आपको इस पूरे वक्त में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? क्या एक बार भी मेरी कमी ने आपके दिल को बेचैन नहीं किया? न जाने किस उम्मीद पर उसने ये सवाल किया था। हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे याद किया जाता। दूसरी तरफ से बहुत बेरहमी से जवाब दिया गया था। मैसेज पढ़ते ही उसके आंसू फ़ोन पर गिर पड़े थे। वो बार बार उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती थी और वो हर बार उसे नज़रअंदाज कर देता था। वो हर बार उसके दर पर न जाने किस उम्मीद में प्यार की भीख मांगने चली जाती थी और वो हर बार उसे खाली हाथ लौटा देता था। रामनवमी और नवरात्रि का समय शुरू हो गया था। कोई ऐसी पूजा नहीं थी जिसमें प्रियांशी ने आद्विक सिन्हा को न मांगा हो। उसकी प्रार्थनाएं लंबी होती जा रही थीं। वो देर रात तक मंदिर में बैठकर भगवान से बातें करने लगी थी। उस इंसान की मोहब्बत ने उसे भगवान के और करीब कर दिया था। जब जब वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करती, उसे अपने अंदर अजीब सा सुकून उतरता महसूस होता। माँ, मैं क्या करूँ? वो इंसान मेरे दिल से निकलता नहीं। वो रोते हुए बोली थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, मगर माँ, वो इंसान मेरे दिल में कहीं अटक कर रह गया है। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं सकती। मैं जानती हूँ माँ, मेरा और उसका कोई मेल नहीं। वो कहाँ और मैं कहाँ। वो आसमान में चमकते चांद के जैसा है और मैं ज़मीन की धूल। मगर माँ, प्यार कहाँ किसी हैसियत या दर्जे को देखकर होता है। वो माँ के सामने रो रो कर अपने दिल का हाल बता रही थी। उधर उसकी माँ भी बेटी की हालत देखकर रो पड़ी थी। प्रियांशी, मेरी बात सुनो बेटा, और हमेशा याद रखना, उन्होंने उसे प्यार से समझाया। अगर वो इंसान तुम्हारे भाग में हुआ ना, तो चाहे जितना तुम्हें ठुकराए, चाहे तुमसे कितना भी दूर चला जाए, आखिर में लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। और अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं हुआ, तो चाहे तुम उसके लिए कितना भी रो लो, तड़प लो, चाहे उसके कदमों में गिरकर प्यार की भीख मांग लो, फिर भी वो तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए बेटा, अपने सारे मामले भगवान पर छोड़ दो। वो तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। माँ की बातें प्रियांशी के दिल को छू गई थीं। उसने अपने सारे दर्द और तकलीफ़ें और उम्मीदें भगवान पर छोड़ दीं। उसका पूरा त्योहारों का समय पूजा पाठ और प्रार्थनाओं में गुजरने लगा। अक्सर रात की खामोशी में उसके रोने की धीमी आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो सन्नाटे को चीरती हुई गुजर जाती। और फिर त्योहारों की भी खास रातें आ गईं, जिनमें लोग अपनी खुशियों और मनोकामना की दुआ करते थे। और रातों में भी प्रियांशी ने सिर्फ उसी इंसान को मांगा था। वो अक्सर हाथ जोड़कर भगवान से कहती, हे भगवान, अगर वो इंसान मुझे इस जन्म में नहीं मिल सकता, तो अगले जन्म में उसे मेरा बना देना। और ये दुआ मांगते ही वो हिचकियों के साथ रो पड़ती थी। आद्विक सिन्हा एक सफल डॉक्टर था। वो एक अच्छे और सम्मानित फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसे हर किसी को रिस्पेक्ट देना और लेना आता था। उसकी पर्सनालिटी में ऐसा आकर्षक था कि वो किसी को भी एक पल में इम्प्रेस कर सकता था। उसने हमेशा अपने आसपास प्यार, केयर और अपनापन देखा था। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई फाई थे। वो भला प्रियांशी जैसी एक सिंपल सी लड़की के प्यार को कैसे एक्सेप्ट कर लेता। आम से कद की, आम से शक्ल सूरत की लड़की, जिसका बैकग्राउंड भी कोई ख़ास नहीं था। बस उसके इतना प्यार और रिस्पेक्ट देना उसे अच्छा लगता था। लेकिन फिर वो प्रियांशी की मोहब्बत की इंटेंसिटी से डर गया था। वो उसके कदमों को यहीं रोक देना चाहता था। वो जानता था कि वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, उसे कभी भी कुछ नहीं दे पाएगा।
कभी अपना नहीं पाएगा। इसीलिए वो उसे फॉल्स होप नहीं देना चाहता था, मगर सब कुछ बेकार गया था। वो उसकी मोहब्बत और दीवानगी में इतनी आगे निकल आई थी कि अब चाह कर भी वापसी का सफ़र तय नहीं कर सकती थी। त्योहारों का सीजन करीब आ रहा था और प्रियांशी का दिल बहुत जोर से चाहा कि वो आद्विक के लिए कोई गिफ्ट खरीदे, मगर उसे डर था कि कहीं वो मना न कर दे। फिर भी उस डर के बावजूद वो उस पत्थर दिल इंसान के लिए एक बेहद एलिगेंट सी वॉच खरीद कर लाई थी। आद्विक, उसने रात को उसे मैसेज किया था। जी। पूरे 2 घंटे के बाद रिप्लाई आया था। प्रियांशी की आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने आपके लिए एक फेस्टिव गिफ्ट लिया है, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से मैसेज देख लेने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया था। प्लीज़ आद्विक, रिप्लाई तो दीजिए। वो रो पड़ने के करीब थी। उसकी बेरुखी उसे अंदर से बुरी तरह तोड़ रही थी। सॉरी, मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत सभ्य शब्दों में उसे ठुकरा दिया गया था। इस बार प्रियांशी के आंसू फ़ोन पर नहीं गिरे थे। शायद उसे इसी जवाब की उम्मीद थी, या शायद उसे उस इंसान के कोल्ड बिहेवियर की आदत पड़ चुकी थी। ओह प्रियांशी, वो तुम्हारी मोहब्बत की तरह तुम्हारी दी हुई चीज़ों को भी अपने लायक नहीं समझता, उसने दुख से सोचा था। फिर उसने वो गिफ्ट किसी गरीब इंसान को दे दिया, जैसे अपने दिल का बोझ उतार रही हो, क्योंकि जब तक वो गिफ्ट उसके पास रहता उसे तकलीफ़ देता रहता। और फिर त्यौहार भी बहुत खामोशी के साथ गुजर गए थे। प्रियांशी का इंतजार ही रह गया कि शायद आद्विक सिन्हा उसे एक बार फेस्टिव विश ही कर दे। नमस्ते आद्विक, त्योहारों के बाद उसने फिर से उसे मैसेज किया था। नमस्ते, दूसरी तरफ से जवाब आया था। आद्विक, उसने दर्द से पुकारा। जी। दूसरी तरफ से छोटा सा रिप्लाई आया था। आपने मुझे एक बार भी त्योहार की शुभकामनाएं नहीं दी आद्विक। लोग तो दुश्मनों को भी विश कर देते हैं, मैं तो फिर भी आपसे प्यार करती हूँ। वैसे विश तो आपने भी नहीं किया। जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं बन पाया तो उल्टा उसी से शिकायत कर दी गई। मैं ही क्यों हर बार पहल करूं आद्विक, मैं ही क्यों हर बार झुकूं? आप इसे झुकना कहती हैं? दूसरी तरफ से बहुत ही सीरियस होकर यह सवाल पूछा गया था। तो फिर कैसे झुकते हैं आद्विक, आप ही बता दीजिए मुझे। उसके इस मैसेज को देखकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। वो टूट रही थी, थकने लगी थी उस इंसान के बिहेवियर से, मगर वो पत्थर पिघल नहीं रहा था। वो उस पत्थर को मोम बनाते बनाते खुद पत्थर होती जा रही थी। हर एहसास, हर जज्बा उसके दिल से ख़त्म होता जा रहा था। अगर दिल में कुछ बचा था तो सिर्फ वही इंसान जिसके इश्क ने उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी थी। उसकी माँ अपनी बेटी की बुझी हुई हालत देख रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय दुआ के, क्योंकि ये दर्द उनकी बेटी ने खुद चुना था। प्लीज़ आद्विक, मुझे मत ठुकराइए। प्लीज़ भगवान के लिए मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने रातों को उठ उठकर आपको भगवान से मांगा है, प्रियांशी ने सिसकते दिल के साथ कहा था। इंसान को अपनी मांगी हुई चीज़ों पर गौर करना चाहिए प्रियांशी, हर चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं होती। दूसरी तरफ से बेहद बेरहमी से कहा गया। वो मैसेज पढ़कर तड़प उठी। क्यों आद्विक, क्यों आप मेरे लिए सही नहीं हैं? उसने दर्द से पूछा था। मुझे नहीं पता, बस मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये पढ़ते ही प्रियांश के दिल में दर्द की एक अजीब लहर उठी थी। आंसू जैसे गले में अटक कर रह गए थे। फिर एक दर्द भरी चीख के साथ उसका सन्नाटा टूटा था। वो शायद कुछ और भी कह रहा था, मगर उसका दिल सिर्फ एक ही मैसेज पर अटक गया था। मैं इस शहर से जा रहा हूँ। वो ना चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। क्यों आद्विक, क्यों जा रहे हैं आप यहाँ से? उसके आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। मेरी पोस्टिंग हो गई है, इसीलिए, बेहद बेरुखी से जवाब दिया गया। कहाँ हुई है पोस्टिंग? उसने फिर पूछा। कश्मीर। ये मैसेज पढ़कर उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। इतनी दूर? और फिर उसके दिल ने खुद उसे जवाब दिया। वो तुम्हारे पास था ही कब प्रियांशी? कितने समय के लिए जा रहे हैं? वो बेहद बेमतलब सवाल थे जो वो बार बार पूछ रही थी, जिनका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो आज साफ शब्दों में उसके प्यार को ठुकरा चुका था और किसी और से प्यार करने का इकरार भी कर चुका था, मगर उसका दिल था कि सच से नजरें चुरा रहा था। तभी मैसेज टोन बजी। मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, ये 26 तारीख को चला जाऊँगा। और फिर जैसे सारे शब्द ख़त्म हो गए। दिल के साथ उसकी रूह भी घायल हो चुकी थी। सारे सपने उसकी आंखों में ही दम तोड़ गए थे जो उसने उस इंसान के लिए देखे थे। वह प्रियांशी, तुम तो कहती थी कि अपनी मोहब्बत से उस इंसान को हरा दोगी, उस पत्थर को मोम बना दोगी, मगर तुम तो खुद हार गई। वो इंसान जीत गया। वो मोम तो नहीं हुआ, मगर तुम्हें पत्थर जरूर बना गया। वो खुद से बातें कर रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, उसकी मोहब्बत भी बह रही थी। सब्र था कि एक पल के लिए भी नहीं आ रहा था। फिर वो हिम्मत करके उठी, हाथ मुंह धोकर पूजा की चटाई बिछा ली। सिर झुकाने से पहले ही कुछ आंसू लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े थे।
आज पहली बार उसने भगवान से उस इंसान को नहीं बल्कि अपने लिए सब्र और सुकून मांगा था। हे भगवान, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने एक इंसान के लिए आपके रास्तों को भुला दिया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिट्टी के इंसान की पूजा में गुजार दी, अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया, अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान, अपना अभिमान, सब कुछ उस इंसान पर कुर्बान कर दिया। मगर मैं फिर भी हार गई, खाली हाथ रह गई। हे भगवान, मुझे सब्र दे दीजिए, मैं टूट गई हूँ, मुझे फिर से जोड़ दीजिए, मुझे सच्चे प्रेम का रास्ता दिखा दीजिए। इस झूठी मोहब्बत ने मुझे थका दिया है, मुझे तोड़ दिया है। वो दुआ करते हुए हिचकियों के साथ रो पड़ी थी। हे भगवान, आप तो अपने भक्तों की सुनते हैं ना, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं ना। मेरी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लीजिए, मेरे दिल को सुकून दे दीजिए, मेरे इस तड़पते हुए दिल को अपनी भक्ति से शांति दे दीजिए। मुझे उस इंसान की मोहब्बत से बाहर निकाल लीजिए जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी, जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। हे मेरे भगवान, मैं भी आपके एक गुनहगार से भक्त हूँ, मुझे सब्र दे दीजिए, मुझे इस दर्द से बाहर निकाल लीजिए, मेरी तड़पती हुई रूह को सुकून दीजिए, मुझे उसकी यादों और उसके प्यार के घेरे से आज़ाद कर दीजिए। और फिर वो सिर झुकाए तड़प तड़प कर रोती चली गई। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। अब उसने खुद को भगवान की मर्जी के हवाले कर दिया था। उसने मान लिया था कि वो इंसान उसके नसीब में नहीं था, वो तो बस एक मृग तृष्णा था जिसके पीछे भागते भागते उसने खुद को ही खो दिया था। अपना दिल तो वो पहली मुलाकात में ही उस इंसान के पास छोड़ आई थी। अपने साथ अगर कुछ लाई थी तो बस आद्विक सिन्हा की यादें और उसकी मोहब्बत। वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी कि तभी आद्विक का एक गुड बाय स्टेटस सामने आया था। कुछ दिन पहले ही उसके पापा ने अच्छे मार्क्स से इंटरमीडिएट पास करने पर उसे नया फ़ोन गिफ्ट किया था और प्रियांशी ने सबसे पहले उसी फ़ोन में आद्विक का नंबर सेव किया था। तभी उसे उसका वो अलविदा वाला स्टेटस दिखाई दिया। वो समझ नहीं पाई थी कि आद्विक ने अलविदा उसे कहा था या फिर इस शहर को। पूरी रात उसकी आंखों में ही गुजर गई थी। उसका दिल बार बार चीख कर कह रहा था, एक आखिरी बार उससे मिलाओ, वो जा रहा है। फिर उसने तय किया कि वो आखिरी बार उस पत्थर दिल इंसान से ज़रूर मिलेगी। शायद इस बार उस पत्थर को उसके हाल पर तरस ही आ जाए। शायद इस बार वो उसकी मोहब्बत उसे लौटा दे। और दूर खड़ी किस्मत उसकी इस उम्मीद पर दर्द से मुस्कुरा उठी थी। सुबह वो धड़कते दिल के साथ उठी थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। वो अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसीलिए उसने सब सच बताकर आद्विक सिन्हा से पहली और आखिरी बार मिलने की इजाज़त मांगी। उसकी माँ इस बात के लिए तैयार नहीं थी, मगर बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर होकर उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। इससे पहले उसके दिल ने कभी आद्विक से मिलने की इतनी ख्वाहिश नहीं की थी, मगर इस बार उसे लग रहा था कि अगर वो आखिरी बार भी उसे न मिली तो शायद ज़िंदगी भर एक अधूरापन उसके साथ रह जाएगा। वो पूरे अस्पताल में उसे ढूंढ रही थी, हर किसी से उसके बारे में पूछ रही थी, मगर हर कोई बस यही कह रहा था कि वो यहाँ से जा चुका है, उसकी पोस्टिंग हो गई है। वो आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो गई थी। उसे अब इस बात की परवाह ही नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो उस तपती दोपहर में चेहरे पर बेचैनी सजाए किसी भटकी हुई रूह जैसी लग रही थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। जब वो हर जगह से मायूस हो गई तो थक कर एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से गिरे कुछ आंसू उसके कपड़ों में समा गए थे। पता नहीं उसका यकीन इतना मजबूत था या फिर भगवान को इस मोहब्बत के सफ़र में अपनी इस भक्तन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। तभी अचानक सामने से कोई गुजरा था। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसका दिल एकदम जोर से धड़का। उसे लगा जैसे शायद वही यहाँ से गुजर कर गया है। दिल चाहा कि भागकर उसके पास चली जाए। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो आद्विक सिन्हा ही है या फिर कोई और, मगर उसका दिल बार बार चीख कर कह रहा था कि वही आद्विक है। लेकिन उसने अपने दिल की बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेबसी की वजह से किसी के सामने खुद को अपमानित नहीं करवाना चाहती थी। जिस डॉक्टर को आप ढूंढ रही थी ना, वो अभी अभी आपके पास से होकर गए हैं। वही आदमी उसके पास आकर बोला जिससे उसने कुछ देर पहले आद्विक के बारे में पूछा था। उस आदमी के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि प्रियांशी उसी दिशा में दीवानों की ओर भागी थी जिधर उसने आद्विक को जाते देखा था। वो पहली बार अपने महबूब से इस तरह मिल रही थी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो इतना खूबसूरत था कि उसे बिना पलक झपकाए उम्र भर देखा जा सकता था, सुना जा सकता था। हेलो, रुकिए। भागते हुए आने की वजह से उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए उसे आवाज़ दी थी। हेलो, उसने प्रियांशी को गौर से देखते हुए जवाब दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शायद प्रियांशी के लिए बिल्कुल नहीं थी। शायद वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी। मैं आपसे मिलने आई थी, आखिरी बार। आप जा रहे हैं ना, इसीलिए। उसकी आवाज़ में चाह कर भी नमी उतर आई थी। अच्छा, ठीक है।
और आपकी तबीयत कैसी है? वो उसकी टूटी हुई हालत को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य तरीके से पूछने लगा। प्रियांशी के दिल में एक साथ कई तीर उतर गए थे। उसका महबूब सिर्फ बेरहम नहीं, बेहद बेपरवाह भी था। उसके दिल ने आखिर ये मान लिया था। जी मैं ठीक हूँ, वो उसकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाए धीरे से बोली थी। उसने और कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से नजरें झुकाए जमीन को देखता रहा और वो उसे एकटक देख रही थी। पता नहीं जिंदगी फिर कब उसे अपने महबूब का दीदार करने का मौका देती। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है, वो अचानक सिर उठाकर बोला था। प्रियांशी का दिल कांप उठा। जुदाई का वक्त करीब आ गया था। आद्विक, क्या आपको मेरी आंखों में दुखों का ये सूखा दरिया नजर नहीं आता? फिर भी आप मुझे ठुकरा कर जा रहे हैं, मुझे तोड़ कर जा रहे हैं। उसके होठों से शिकायतें टूट कर बाहर आई थीं। वो उसके शब्दों से कुछ पल के लिए खामोश रह गया था। मुझे माफ़ कर दो प्रियांशी, मैं आपके लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सका। वो किसी गुनहगार की तरह बोला था। उसकी तस्वीर प्रियांशी की आंखों में धुंधली पड़ गई। आद्विक, आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। तभी कुछ लड़कों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी जो गाड़ी से उसे बुला रहे थे। एक तरफ वो थी जिसने पूरी शिद्दत से चाहा था कि ये पल यहीं रुक जाए, पूरी दुनिया का वक्त यहीं थम जाए। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, अपना ख्याल रखना, बाय। वो उसे रोकना चाहती थी मगर जाने वाले कहाँ रुकते हैं। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी सारी ख्वाहिशें और उम्मीदें उसके दिल में अधूरी हसरत बनकर दफन हो गई थी। वो चला गया था नई मंजिलों की तलाश में। उसे जाने की बहुत जल्दी थी और जाने वालों को अक्सर जल्दी ही होती है। उसे भी थी। उसने उसे जी भरकर देखने का एक मौका तक नहीं दिया था। वो जिस खामोशी से उसकी ज़िंदगी में आया था उसी खामोशी से चला भी गया था। वो रोना नहीं चाहती थी मगर उसे दूर जाते देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। एक आवारा आंसू उसकी आंखों से निकलकर उन्हीं रास्तों की धूल बन गया था जिन रास्तों पर वो उस इंसान से पहली बार मिली थी। उन्हीं रास्तों पर वो उससे बिछड़ भी गया था, हमेशा के लिए। उसने दर्द भरी नज़रों से उसे खुद से दूर जाते देखा था। अगर वो एक बार भी पलटकर प्रियांशी को देख लेता तो शायद जाना भूल जाता, मगर उसने पलटकर भी नहीं देखा। वो थक कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार गई हो, और सच में वो इस सफ़र में अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसे इस मोहब्बत के सफ़र में लंबी तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। वो हार गई थी, उसकी मोहब्बत हार गई थी और वो इंसान जीत गया था। उस पत्थर दिल इंसान से अपना दिल टकराते टकराते वो खुद भी पत्थर हो गई थी। यार, ये लड़की कौन थी? उनकी कार अभी अस्पताल की सीमा से बाहर निकली थी कि तरुण ने सवाल किया। आद्विक, जो अब तक चुपचाप फ़ोन चला रहा था, उसके सवाल पर थोड़ा चौंका। मेरी पेशेंट थी, उसने छोटा सा जवाब दिया, फिर दोबारा से फ़ोन में बिजी हो गया। मगर सच तो ये था कि वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। प्रियांशी के कहे हुए शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। मगर वो तुम्हारी पेशेंट तो नहीं लग रही थी। नैतिक, जो हर चीज़ को बहुत गौर से ऑब्जर्व करता था, उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए बोला। उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी पेशेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी पेशेंट थी। आत्विक ने फिर बात टालनी चाहिए, मगर वो ये भी जानता था कि उसके दोस्त सच जाने बिना उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। अब बता भी दो यार, क्या बात है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मामला वो नहीं जो तुम बता रहे हो। आखिर तक वो लड़की हमारी कार को पीछे से देखती रही है। क्या कोई पेशेंट इस तरह डॉक्टर की कार को जाते हुए देखता रहता है? वेद, जो अब तक चुपचाप ड्राइव कर रहा था, एकदम से बोला था। आद्विक ने इस बार गहरी सांस ली। वो मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, मेरी पेशेंट थी और मुझसे प्यार कर बैठी थी। उसने मुश्किल से सच बताया था। हमें तो पहले ही समझ आ गया था। इस बार तरुण बोला। जिस तरह वो भागती हुई तुम्हारी तरफ आई थी ना, और तुम्हें एकटक दीवानों की तरह देख रही थी, उसी वक्त समझ गए थे कि वो तुम्हें पसंद करती है। आद्विक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था मगर किसी का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने थककर सिर कार की सीट से टिका लिया। उसके दिल के किसी कोने में उस मासूम सी लड़की का ख्याल आया था जिसे वो अपने पीछे रोता हुआ छोड़ आया था। शायद वो उसकी मोहब्बत के काबिल ना रही हो, मगर प्यार किए जाने के काबिल तो जरूर थी। उसके ज़मीर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। 5 साल के बाद उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी थी। उसे लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था। वो एक एक करके सभी मरीजों को चेक कर रहा था। इन 5 सालों में आद्विक सिन्हा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी कनपट्टियों पर हल्की सफ़ेदी उतर आई थी। आंखें हमेशा हल्की लाल रहती, जिन पर काले फ्रेम का चश्मा उसे काफ़ी मैच्योर बनाता था। चेहरे की पुरानी चमक फीकी पड़ गई थी और शरीर से जैसे सारी फुर्ती ख़त्म हो गई थी। उसकी पर्सनालिटी में अब एक अजीब सा ठहराव और थकान आ गई थी। सर प्लीज़, आप हमारे साथ चलिए।
तभी एक नर्स भागती हुई उसकी तरफ आई थी। आईसीयू में एक पेशेंट है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। आदमी को उस वक्त तो मरीजों को चेक कर रहा था। वहाँ कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? उसने हैरानी से पूछा। नहीं सर, इस वक्त वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, इसीलिए आपको बुलाने आई हूँ। वो पेशेंट सांस नहीं ले पा रही, नर्स ने परेशान होकर कहा। तो वो तुरंत उसके साथ आईसीयू की ओर बढ़ गया। दोनों तेजी से भागते हुए आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचे थे, मगर वहां पहुंचते ही आदमी के कदम जैसे जम गए थे। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया घूम गई थी। एक पल को उसे लगा कि शायद उसने गलत देखा हो, मगर नहीं, वो वही थी प्रियांशी, मशीनों में घिरी, बिल्कुल निश्चल पड़ी हुई। आदमी के दिल में एक तेज दर्द उठा था। वो लगभग दीवानों की तरह उसकी ओर भागा था। पीला पड़ा चेहरा, सूखे होंठ, आंखों के नीचे काले घेरे और उभरी हुई हड्डियां। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर अंधेरे गहरे कुएं में खींच रहा हो। उसने एक सेकंड की भी देर नहीं की और तुरंत उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। 2 फिर 3 शॉक के बाद आखिर उसकी सांसें वापस चलने लगी थीं। और जैसे उसने प्रियांशी के सीने को दोबारा सांस लेते देखा, आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी सांसें वापस लौट आई हों। ये पेशेंट कब से यहाँ आईसीयू में है? उसने प्रियांशी के चेहरे को दर्द भरी नज़रों से देखते हुए नर्स से पूछा। सर, ये पेशेंट तो पिछले 5 साल से कोमा में है। 5 साल पहले इनका इसी अस्पताल के बाहर मेन रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, उसी की वजह से ये कोमा में चली गई थी, नर्स बोल रही थी। और आदमी को लग रहा था कि अब वो अपने पैरों पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा। उसने मुश्किल से पास रखी बेंच का सहारा लिया था, वरना शायद वो वहीं गिर पड़ता। ठीक है, आप जाइए। नर्स वहाँ से चली गई थी और वो वहीं प्रियांशी के पास टूट कर बैठ गया। 5 सालों से आंखों में ठहरे आंसू आज बह निकले थे। मैं वापस लौट आया हूँ प्रियांशी, उसने उसके बेजान पड़े हाथ को अपनी आंखों से लगाते हुए भारी आवाज में कहा था। मगर सामने वाले के एहसास जैसे थक कर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई थी। वो दर्द की इंतहा पर फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़े गुनहगार हूँ। मैं इस मासूम की निस्वार्थ मोहब्बत को समझ नहीं पाया। मैंने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं इसकी मोहब्बत के आगे हार गया हूँ। भगवान, इसे ज़िंदगी दे दो, इसे मेरी खातिर वापस लौटा दो, वरना मैं पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये दर्द, ये पछतावा मेरी रूह को जख्मी कर देगा, मेरा जीना मुश्किल कर देगा। वो सिर झुकाए फर्श पर बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले प्रियांशी उसकी मोहब्बत में तड़प तड़प कर रोई थी। आज जैसे अतीत खुद को दोहरा रहा था। वो भी उसी तरह टूट कर दुआ कर रहा था जैसे कभी प्रियांशी ने की थी। जब दिल को दुआओं से थोड़ा सुकून मिला तो वो भगवान जी के चरणों से उठा। आद्विक बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। आरती जी ने उसे आवाज़ दी थी। वो नम आंखों के साथ प्रेयर मैट समेटकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर सब लोग लॉन्ज में खाना खा रहे थे, वो भी चुपचाप जाकर बैठ गया। बेटा, 4 साल हो गए हैं तुम्हारी सगाई को, अब तो शादी के लिए हाँ बोल दो। उसने पहला निवाला ही तोड़ा था कि हमेशा की तरह उसकी माँ ने शादी का मुद्दा छेड़ दिया। उसके हाथ वहीं रुक गए। मम्मी, आपने फिर वही बात शुरू कर दी। कम से कम इसे चैन से खाना तो खाने दें। विहान, जो आद्विक का बड़ा भाई था, उसके हाथ रुकते देखकर बोल पड़ा। तो मैं कब मना कर रही हूँ खाने से? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अपना घर बसा ले। देखो ना, इसके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। आरती जी ने उसके सफ़ेद होते बालों को देखते हुए कहा, ताकि शायद वो इसी बात से शादी के लिए मान जाए। मम्मी, फ़िलहाल मैं किसी रिश्ते में बंधने की हालत में नहीं हूँ, वो सपाट लहजे में कहकर वहाँ से उठ गया। पीछे सब उसे आवाज़ें देते रह गए। मुझे तो किसी लड़की का मामला लगता है, वरना कौन इतनी लंबी सगाई लटका कर रखता है। ये वर्षा भाभी थीं जिन्होंने धीरे से अपनी राय दी, मगर उनकी बात सिर्फ बिहान ने सुनी थी। मम्मी पापा अब भी आद्विक के बदलते स्वभाव को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, जो दिन ब दिन और भी ज़्यादा चुप और सख्त होता जा रहा था। चुप हो जाओ, क्यों आग में घी डाल रही हो? बिहान ने उसे चुपके से डांटा तो वो मुंह बनाकर खामोश हो गई। वो फिर उसी जगह पर आ गया था जहाँ 5 साल पहले प्रियांशी उससे आखिरी बार मिलने आई थी। सारे पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने धुंधले होकर घूमने लगे थे। वो उसी पत्थर पर जाकर बैठ गया जहाँ कभी प्रियांशी थक कर बैठी थी। यहाँ से जाने के बाद वो उसे एक बार भी भूल नहीं पाया था। दिल पर हजारों बोझ लेकर वो इस शहर से गया था। उसके अपने दिल ने ही उसे ऐसा धोखा दिया था कि वो खुद हैरान रह गया था। ये 5 साल उसने कैसे तपते रेगिस्तान में नंगे पांव चलकर गुजारे थे, ये वही जानता था। वो जिंदगी का एक पल भी सुकून से जी नहीं पाया था। जब भी खुश रहने की कोशिश करता, प्रियांशी की सूनी आंखें उसके सामने आ जाती और फिर वो पूरी दुनिया से खामोश हो जाता।
कई कई दिन वो किसी से बात तक नहीं करता। उसकी ज़्यादातर रातें उसे याद करते हुए गुजरती थीं। इतना सोचता कि सिर दर्द से फटने लगता, मगर उसके ख्यालों से पीछा नहीं छूटता था। तानिया जो उसकी मंगेतर थी, जो खुद भी बेहद खूबसूरत थी, जिसे वो कभी पसंद करता था, उससे भी अब वो बिल्कुल बेरुखा हो चुका था। उन दोनों की सगाई को 4 साल होने वाले थे, मगर उसका दिल न जाने कहाँ खो गया था। जिंदगी उसे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी थी। हर चीज़ से उसका मन जैसे उठ गया था। उसे समझ नहीं आता था कि वो सुकून की तलाश में कहाँ जाए जहाँ उसे प्रियांशी की यादों से छुटकारा मिल सके और वो 2 पल खुलकर जी सके। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। उस साधारण सी लड़की ने उसके ख्वाबों, उसके ख्यालों, यहाँ तक कि उसके दिल तक में अपनी जगह बना ली थी। उसने प्रियांशी के बारे में सैकड़ों बार सोचा था, मगर कभी कोई फैसला नहीं कर पाया। लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट कर रो पड़ा था। वो बिखर गया था। अब वो अपने दिल की बेचैनी को समझ चुका था। जब वो लड़की उसकी वजह से पूरी तरह टूट गई थी, तो फिर वो किस हक से सुकून पा सकता था। कर्मों का हिसाब तो देना ही था। उसने प्रियांशी को तोड़ा था, इसलिए उसका खुद टूटना भी जरूरी था। उठ जाओ प्रियांशी, तुम्हारा आदमिक लौट आया है तुम्हारे पास। उठो ना, देखो तुम्हारी दुआएं आखिर कबूल हो गई हैं। देखो भगवान ने मेरा दिल तुम्हारी तरफ मोड़ दिया पूरी तरह से। तुम्हें तोड़कर मैं खुद भी टूट गया हूँ। प्लीज उठ जाओ, इससे पहले कि मेरी सांसों की मोहलत भी ख़त्म होने लगे, मुझे भी इस ज़िंदगी की कैद से छुटकारा मिलने लगे। वो रो रहा था, उससे फरियाद कर रहा था, मगर आज वो भी बिल्कुल उसी तरह पत्थर हो चुकी थी, उसकी तरह खामोश बेअसर। तभी अचानक कोई कमरे के अंदर आया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। तो आप हैं मेरी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार? प्रियांशी की माँ की आवाज़ में गहरा दर्द था। आदमिक ने सिर उठाकर देखा। सामने कमज़ोर सी बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिन्हें बेटी के गम ने अंदर तक तोड़ दिया था। काश उस दिन मैं उसे आपसे मिलने जाने ही न देती, तो आज मेरी बेटी इस हालत में न होती। उनकी आवाज़ दर्द से काँप रही थी। आदमिक का पछतावा और भी बढ़ गया था। उसकी आंखें दर्द और शर्म से लाल हो चुकी थीं। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वो सचमुच बेरहम था। उसने खुद ये बात मान ली थी। काश मेरे हाथ में होता तो वक्त को वापस पीछे पलट देता। वो सिर्फ एक लाइन बोलकर खामोश हो गया था और प्रियांशी की माँ उसे अफसोस से देखकर वहाँ से चली गई। वो उस इंसान को क्या ही कहती जो खुद ही वक्त और हालात का मारा हुआ था। वक्त का काम होता है गुजरना, और वो गुजर रहा था। वो अपनी रफ्तार से तेजी से भाग रहा था, मगर न जाने कितनों को इंतजार की सूली पर लटकाए हुए था और न जाने कितनों को उम्मीदों से बांधे हुए था। आदमी अक्सर प्रियांशी के पास आता, उससे बातें करता, उससे माफ़ी मांगता। वो जानता था कि वो सब सुनती है, महसूस करती है, बस बोल नहीं पाती। उसके पास आकर उसके बेचैन दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। अस्पताल का पूरा स्टाफ उसका झुकाव उस मरीज की तरफ देखता था, मगर उसकी रौबदार पर्सनालिटी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसे सवाल कर सके। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 2 साल और बीत गए। अब आदमिक के बालों में साफ साफ सफ़ेदी नजर आने लगी थी, जबकि उसकी उम्र अभी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। मगर प्रियांशी के दर्द ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ा और थका हुआ लगने लगा था। सर, आईसीयू वाले पेशेंट को होश आ गया है। वो एक मरीज को चेक कर रहा था कि तभी नर्स हाँफते हुए आकर बोली थी। उसके हाथ से स्टेथोस्कोप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था और किसी ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खबर सुना दी थी। वो लगभग पागलों की तरह आईसीयू की ओर भागा था। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया तो वहां और भी डॉक्टर मौजूद थे। 7 साल बाद प्रियांशी को होश आया था। ये उन सब के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, वरना लोग तो कुछ महीनों के बाद ही कोमा में दम तोड़ देते थे। सभी डॉक्टर उससे अलग अलग सवाल पूछकर तसल्ली कर रहे थे कि उसकी याददाश्त पर कोई असर तो नहीं पड़ा, और वो वहीं दूर खड़ा बस प्रियांशी के चेहरे को देख रहा था। वही चेहरा जिसमें अब उसकी पूरी जिंदगी बसने लगी थी, जो उसके दिल की धड़कनों के साथ धड़कने लगा था, जो उसकी रगों में खून की तरह दौड़ने लगा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर, आपके पेशेंट को होश आ गया। एक लेडी डॉक्टर से बधाई देते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। नजरें फिर से प्रियांशी पर टिक गईं, जिसने अभी तक उसे देखा भी नहीं था। जब सारे डॉक्टर्स कमरे से बाहर चले गए तो वो दबे कदमों से उसकी ओर बढ़ा था। प्रियांशी उससे बेखबर फिर से आंखें बंद करके लेट चुकी थी। उसके घर वालों को भी फ़ोन करके ये खबर दे दी गई थी। प्रियांशी, उसने पास जाकर धीरे से पुकारा। उस जानी पहचानी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ी और जैसे पत्थर हो गई। सामने आदमिक खड़ा था। आदमिक, उसकी जुबान सदमे से गूंगी रह गई थी, शब्द जैसे निकल ही नहीं पा रहे थे। आदमिक के दिल को जैसे लंबे अरसे के बाद सुकून मिला था,
कि वो उसे पहचान गई थी एक ही पल में। ये एहसास ही उसकी उम्र बढ़ा गया था। हाँ, मैं तुम्हारा आद्विक प्रियांशी लौट आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास। वो नम आंखों से कहता हुआ उसका हाथ थाम गया। प्रियांशी ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा और फिर अपने हाथ को उसके हाथ में देखा, और अगले ही पल एक झटके से उसके सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ी, ऐसी टूटी जैसे पूरी दुनिया सन्न हो गई हो। आद्विक की आंखों से भी आंसू बहते चले गए। तुम जीत गई प्रियांशी, तुम जीत गई, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। वो भीगी आवाज़ में बोलता हुआ उसे और तेज रोने पर मजबूर कर गया। 7 साल के बाद वो मोहब्बत की सज़ा काटकर वापस आई थी। वो कामयाब रही थी, अपनी आजमाइश से गुजर चुकी थी। उसे उसकी मोहब्बत सौंप दी गई थी, वो नवाज दी गई थी। उसकी दुआएं बेकार नहीं गई थीं। वो इंसान उसकी तरफ भेज दिया गया था और पूरी तरह उसका बनाकर भेजा था। हिजर सहकर वो दोनों बस पा गए थे। हॉस्पिटल की खिड़की से आसमान में उड़ते परिंदों ने उन दोनों मोहब्बत करने वालों को प्यार से देखा और फिर अपने अपने आसियानों की ओर लौट गए थे। प्रियांशी और आद्विक के मिलन के उस पल के बाद अस्पताल का माहौल जैसे बदल गया था। जो लोग सालों से उसे कोमा पेशेंट कहकर देख चुके थे, आज वही लोग उसे जीवन में लौटता देखकर हैरान थे। मशीनों की आवाज़ें अब डर नहीं बल्कि उम्मीद जैसी लग रही थीं। कुछ ही घंटों में प्रियांशी के घर वालों को खबर पहुंच गई थी और सबसे पहले उसकी माँ माया जी भागती अस्पताल पहुंची थी। जैसे उन्होंने अपनी बेटी को होश में देखा, उनके पैर लड़खड़ा गए। 7 साल, 7 साल लंबे समय के बाद उन्होंने बेटी को एक बेबस शरीर की तरह बिस्तर पर पड़ा देखा था। हर दिन वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बस यही दुआ करती थीं कि एक बार तो आंखें खुल जाएं, और आज वही आंखें खुली थीं। माया जी धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे यकीन करना चाहती हूँ कि ये सपना नहीं है। प्रियांशी, उनकी आवाज़ कांप रही थी। प्रियांशी ने धीरे से गर्दन घुमाई और अपनी माँ को देखा। बस एक पल और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और रोते रोते बस इतना ही कह पाई, तू वापस आ गई प्रियांशी, मेरी बच्ची वापस आ गई। आद्विक चुपचाप किनारे खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके दिल में एक सुकून उतरा था, दूसरी तरफ गहरा अपराध बोध भी। उसे लग रहा था कि इन 7 सालों का दर्द कहीं न कहीं उसी के कारण बढ़ा था। अगले कुछ हफ्तों में प्रियांशी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। आद्विक हर दिन उसके साथ रहता, उसकी दवाइयों से लेकर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों तक का ध्यान रखता। माया जी अब थोड़ी शांत हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। फिर एक दिन आद्विक ने प्रियांशी से कहा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। प्रियांशी ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना दर्द था, लेकिन उसके साथ एक नया भरोसा भी था। वो धीरे से मुस्कुराई और सिर हिला दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में पहली बार इतने सालों के बाद खुशियों की हलचल हुई थी। माया जी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने का सपना ही छोड़ दिया था, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज वो सच हो रहा था। शादी के दिन प्रियांशी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आद्विक जब उसे देख रहा था तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक लंबा इंतजार भी था। दोनों ने एक दूसरे के साथ वचन लिए, जैसे 7 साल की खामोशी आज खत्म हो गई हो। रात आई तो घर में हल्की हल्की रोशनी थी और हर तरफ सुकून फैला था। प्रियांशी कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आद्विक धीरे से अंदर आया और उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच कोई शोर नहीं था, सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं। तुम्हें पता है, आद्विक ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें खोकर समझा कि तुम सिर्फ कोई आम सी पेशेंट नहीं थी, बल्कि तुम तो मेरी जिंदगी थी। प्रियांशी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। वो हल्के से बोली, और मैं हर उस रात तुम्हें अपनी दुआओं में रखती रही जब मैं खुद से भी दूर थी। आद्विक ने उसका हाथ थाम लिया। अपने नरम होंठ उसके हाथों पर रखते हुए उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। बड़े प्यार नरमी से उसके सर पर रखा घूंघट उसने हटा दिया था। आज उसे एहसास हो रहा था, जिस लड़की के काम से शक्ल सूरत की लड़की समझ रहा था, वो किस कदर खूबसूरत थी, क्योंकि उसका दिल उसके इश्क में डूब चुका था। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाए तो महबूब कैसा भी हो, हमें चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसका मांग टीका हटाते हुए उसने बड़ी शिद्दत और जुनून से अपने दहकते होठों का स्पर्श उसके माथे पर रखा था, और प्रियांशी के रग रग में सुकून उतर गया था। महबूब की तरफ से मिला हुआ ये उसका पहला स्पर्श था, जो उसे सुकून की दुनिया में पहुंचा चुका था। बड़ी नरमी से उसके कान के झुमके उतारते हुए उसके कान को अपने होठों से छू लिया था। आद्विक के नरम होठों का स्पर्श प्रियांशी के वजूद में करंट सा भर रहा था। एक सिसकी लेते हुए आंखें बंद कर गई थी। गले से नेकलेस निकालते हुए वो उसके ब्लाउज की डोरियों को भी खोल गया था। कंधे से ब्लाउज हटाते वो अपने स्पर्श से उसे महकाने लगा था।
बड़ी नरमी से तकिए पर लिटाते हुए उसने प्रियांशी की आंखों में देखा, जहां इश्क और जज्बातों का समंदर उमड़ रहा था। एक एक करके उसने उसकी दोनों आंखों को छू लिया था। आंखों के बाद उसके नरम गालों को और फिर उसके नरम होठों पर झुक गया था। 7 सालों की तड़प और प्यास थी। वो प्रियांशी के नरम होठों का जाम पीते हुए बुझा रहा था। प्यासी तो प्रियांशी भी थी। पीछे से आद्विक के बालों में हाथ फंसाते हुए वो खुद आद्विक के लबों का जाम पीते हुए खुद को तर कर रही थी। प्रियांशी का साथ देने पर आद्विक जुनूनी होता, उसके ब्लाउज को हटाता, उसकी नरम धड़कनों को पीने लगा था और प्रियांशी मचलते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। अब उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे सब कुछ मिल गया था, उसका महबूब और उस महबूब की मदहोश कर देने वाली संगत। आद्विक उसके लहंगे की जिप खोलता उससे पहले ही प्रियांशी ने उसके हाथ थाम लिए। वादा करो आद्विक, कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारा आद्विक अब तुमसे मर कर ही जुदा होगा प्रियांशी। प्रियांशी ने तड़प कर उसके होठों पर उंगली रख दी। दोबारा अपने होठों पर ही शब्द मत लाना आद्विक, वरना तुम्हारी प्रियांशी सह नहीं पाएगी। उसकी आंखों की नमी आद्विक ने अपने होठों से चुन ली थी। बड़ी नरमी से वो उसके वजूद में उतरता खुद को और प्रियांशी को असीम सुख पहुंचाने लगा था। कुछ सालों के बाद, जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। वो आज हॉस्पिटल से लेट हो गया था, जबकि घर पर वो उससे और बच्चों से जल्दी आने का वादा करके गया था। अच्छा ना यार, सॉरी ना, लेट हो गया, बस दोस्तों में बैठ गया था, वो कान पकड़ते हुए बोला था। प्रियांशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो फिर आज हम सबको शॉपिंग पर ले चलिए, फिर आपकी सॉरी एक्सेप्ट होगी। वो मुंह फुलाकर उठकर खड़ी हुई। वो भी उसके साथ खड़ा हो गया। ठीक है मेरी मलकाया आलिया, आपका ये गुलाम सजा के लिए हाजिर है। वो सिर झुकाकर बड़े प्यार से बोला तो घर में बच्चों की हंसी गूंज उठी और वो भी उसके साथ हंस पड़ा। थोड़ी देर में प्रियांशी ने सब घर वालों को तैयार कर दिया था और वो उसकी चालाकी पर खींच गया, जो आज उसे कंगाल करने पर तुली थी। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा था, भाई के बच्चों की नहीं, वो नकली गुस्से से बोला तो गाड़ी में बैठी वर्षा भाभी बोल पड़ी। भगवान से डरो आद्विक, इतने कंजूस हो, जरा से बच्चों को ले जाओगे तो क्या कंगाल हो जाओगे तुम। उनके अंदाज पर प्रियांशी, आद्विक और बिहान भाई सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। भगवान ने प्रियांशी और आद्विक को जुड़वा बेटों से आबाद किया था, जबकि बिहान और वर्षा के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। सभी एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट थे। दिलों से मलाल उतर चुका था और सुकून ने जगह बना ली थी। आद्विक, मोहब्बत कितना अनमोल तोहफा है ना, नसीब वालों को मिलता है, जैसे मुझे मिल गया। बच्चे खेलकूद में मगन थे और वो दोनों नंगे पांव घास पर चल रहे थे। आद्विक ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, और जैसे मुझे भी मिल गया। प्रियांशी ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। तभी छोटा आशीर्व दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया था। हाथ में गुलाब का फूल था। मामा, पापा, ये देखो। ये कहाँ से लिया बेटा, प्रियांशी ने पूछा। वहाँ से तोड़ा है पापा, आप मामा को दे दो। सब हंस पड़े। आद्विक ने वो फूल लेकर प्रियांशी को दे दिया तो वो शर्मा गई। ये क्या, आपका रोमांस हर जगह शुरू हो जाता है, वर्षा भाभी ने चिल्लाया और प्रियांशी शर्मा गई। आद्विक हंस पड़ा और ये जिंदगी ने उन्हें वो सुकून दे दिया जिसके लिए वो दोनों बरसों तक टूटते बिखरते और फिर जुड़ते रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।